कोबे शहर 4 वजूहात से पूरे जापान में मशहूर है। पहली वजह कोबे बीफ है। कोबे में एक खास किस्म की गाय परवान चढ़ती है जिसका गोश्त इंतहाई लजीज और नरम होता है। जानवरों को शहर से बाहर खास फार्म हाउसेस में रखा जाता है। उनके लिए गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटरों का बंदोबस्त किया जाता है। बाड़े में सफाई के लिए जदीद तरीन मशीनें नस्ब होती हैं। जानवरों को रोज़ाना मसाज किया जाता है। पानी की जगह जौ का पानी बियर पिलाया जाता है। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक उन्हें धूप सर्दी और गर्मी लगवाई जाती है। और ये गाय जब जवान हो जाती हैं तो उन्हें साफ़ सुथरे माहौल में ज़िबा करके उनके मुख्तलिफ साइज़ के स्टेक्स बनाए जाते हैं। और ये स्टेक्स बाद अज़ां दुनिया के खरबपतियों, बादशाहों, महंगे अदाकारों और खिलाड़ियों की टेबल पर पहुंचते हैं। कोबे बीफ को दुनिया का महंगा तरीन गोश्त समझा जाता है। यूरोप में इसकी कीमत 500 यूरो फ़ी किलो होती है, जबकि इसका स्टेक $200 फ़ी पीस बिकता है। मैं ज़िंदगी में एक बार कोबे में बैठकर कोबे स्टेक्स एंजॉय करना चाहता था। चुनाचा मैं जुमेरात 23 नवंबर को अली जौहर और इरफान सिद्दीकी के साथ कोबे पहुंच गया। अली जौहर ओसाका शहर में पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट चलाते हैं। कनाडा में पैदा हुए और दुबई में परवरिश पाई। वालिदैन कराची के रहने वाले थे। ये जवानी में जापान आए और फिर उसी मुल्क के होकर रह गए। खाना बनाने का हुनर जानते हैं। उनके हाथ में वाकई जादू है। हमारा ग्रुप लंच के लिए इनके रेस्टोरेंट में गया और फिर उनके खाने और शख्सियत ने हमें गर्विदा बना लिया। इरफान सिद्दीकी जापान में जंग और जियो के नुमाइंदे हैं। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर सका ये इंसान बड़े हैं या साफ़ी। हमारा ग्रुप 23 नवंबर को वापस चला गया, लेकिन मैं इरफान भाई और अली जौहर की कंपनी एंजॉय करने के लिए 2 दिन मज़ीद रुक गया। हम गुज़िश्ता रोज़ ओसाका से कोबे पहुंच गए। ये ओसाका से 1.25 घंटे की दूरी पर है। पहाड़ी कस्बा है जिसको समुद्र काट कर 2 हिस्सों में अलग कर देता है। हुकूमत ने 1998 में दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक पुल बनाया था। ये पुल आज भी इंसानी मौजज़ा कहलाता है और दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं। पुल से 8.5 किलोमीटर लंबी टनल भी आती है और ये पहाड़ के नीचे समुद्र के साथ साथ चलती है। हम बहरहाल तलाश करते हुए कोबे स्टेक के एक रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। स्टेक रेस्टोरेंटों में नीम दायरे में डाइनिंग टेबल्स लगी होती हैं। गायक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और शेफ़ उनके सामने स्टेक बनाते हैं। ये प्रोसेस देखना भी एक मुकम्मल एक्टिविटी है। स्टेक की कीमत इसके साइज़, मोटाई और गाय के जिस्म के हिस्से की बुनियाद पर मुकर्रर होती है। इसे मक्खन और लहसुन में बनाया जाता है और इसके साथ जड़ी बूटियाँ और सब्जियाँ सर्व की जाती हैं। आज से चंद बरस पहले तक कोबे में हलाल बीफ नहीं मिलता था, मगर अब मुसलमान सयाहों की वजह से हलाल स्टेक भी दस्तयाब है, लेकिन इसके लिए ज़रा सी जदोजहद करनी पड़ती है। अली जौहर कोबे में रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं और ये समझदार भी हैं। चुनाचा ये हमें एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गए जहाँ हलाल बीफ था। शेफ़ ने हमारे सामने स्टेक बनाया, इसके छोटे छोटे पीस किए और हमारे हवाले कर दिए। आप यकीन करें मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज गोश्त नहीं खाया। वो हकीकतन बर्फ़ी की तरह नरम था और बर्फ़ की तरह मुंह में गिल रहा था। बेशक दुनिया बिलावजा इसकी आशिक नहीं है। कोबे की दूसरी पहचान इसकी मस्जिद है। अल्लाह का ये घर हिंदुस्तान के गुजराती मुसलमानों ने 1935 में तमीर किया था। जापान में ये पहली मस्जिद है और अब तक सैकड़ों जापानियों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर चुकी है। मस्जिद से 2 मौजज़े जुड़े हैं। अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के दौरान कोबे शहर पर खौफनाक बमबारी की। तमाम बड़ी इमारतें तबाह हो गईं, मगर मस्जिद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। ये मौजज़ा देखकर जापानी फ़ौज मस्जिद के तहखाने में पनाह गज़ीर हो गई और 2 साल मस्जिद में रही। दूसरा मौजज़ा 17 जनवरी 1995 को सामने आया। इस रात कोबे में खौफनाक ज़िलज़ला आया और पूरा शहर ज़मीन बोस हो गया। लेकिन आप कुदरत का काम देखिए, मस्जिद की किसी दीवार, किसी फर्श पे दरार तक नहीं आई, जो कि तू महफूज रही। आज भी दीवार पर 1945 और 1995 की तस्वीर लगी है और इन तस्वीरों में वाकई अल्लाह का घर तबाहाल शहर के दरमियान पूरे कद और फ़ख्र के साथ खड़ा है। अल्लाह ने हमें इस मस्जिद की ज़ियारत का मौका भी दिया। इमाम साहब जामिअतुल रशीद से फ़ारिग तहसील हैं और बहुत ही नफीस इंसान हैं। मौज़ून का ताल्लुक अल्जीरिया से है, जबकि नमाजियों में हर खत्ते के मुसलमान शामिल होते हैं। कोबे की शहरत की तीसरी वजह इसकी फ़िज़ा और माहौल है। ये पहाड़ी इलाका है, चुनाचा इसकी गलियाँ और सड़कें ऊंची नीची हैं। मौसम अच्छा और फ़िज़ा भी साफ़ सुथरी है। हमें वहाँ जुनैद खान मिले। ये खुशहाल इंसान है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करके पैसा कमाया और फिर बच्चों के साथ लेकर कोबे में हिजरत कर ली। इन्होंने ये बताकर हैरान कर दिया, मैं यहाँ सिर्फ रहने के लिए आया हूँ, बिज़नेस के लिए नहीं। ये बहुत खुश और मुतमिन है। और कोबे की चौथी वजह शहरत इसका ज़िलज़ला था। कोबे में 17 जनवरी 1995 को इंतहाई खौफनाक ज़िलज़ला आया। इससे कबल इस खित्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 6.3 रिएक्टर स्केल का ज़िलज़ला आया था। लिहाजा तमाम इमारतें इसके मुताबिक बनी थीं, मगर फिर 1995 में 6.9 शिद्दत का ज़िलज़ला आया और इसने
پورے شہر کو جڑوں سے ہلا دیا۔ آپ زلزلے کی شدت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے۔ حکومت نے 1995 میں سمندر پر پل بنانے کا فیصلہ کیا، ڈیزائن تیار ہو گیا، مگر کام شروع ہونے سے پہلے زلزلہ آ گیا۔ 1996 میں پل کی تعمیر شروع ہوئی تو پتہ چلا سمندر کے کنارے 1 میٹر پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب ڈیزائن دوبارہ بنانا پڑے گا، اور آرکیٹیکٹ کو یہ کرنا پڑا۔ کوبے کا پل آج بھی زلزلے کی یاد دلاتا ہے۔ ہم نے دوسرے دن نارا کی وزٹ کی۔ نارا کوبے سے مخالف سمت میں ہے۔ اوساکا سے وہاں پہنچنے میں بھی 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ نارا شہر اپنے قدیم ٹیمپلز اور لاکھوں ہرنوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہم تودائجی ٹیمپل گئے۔ یہ ٹیمپل 710 میں شومو بادشاہ نے بنوایا تھا۔ نارا ماضی میں جاپان کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ یہ یہاں سے ٹوکیو گیا اور پھر 1868 میں ٹوکیو دارالحکومت بنا دیا گیا۔ دارالحکومت کی اس تبدیل کی وجہ مذہبی رہنما تھے۔ ماضی میں دنیا کی زیادہ تر ریاستیں بادشاہ اور مذہبی رہنما مل کر چلاتے تھے۔ مذہبی رہنما وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے گئے اور ایک ایسا وقت آیا جب بدھ لاما بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن گئے اور بادشاہوں کے اختیارات محدود ہوتے چلے گئے۔ بادشاہوں نے اس کا حل دارالحکومت کی تبدیلی کا شکل میں نکالا۔ یہ نارا سے ٹوکیو چلے گئے، لیکن ٹوکیو اور نارا کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لہٰذا لاما گھوڑوں کے ذریعے بادشاہ اور وزراء کو پیغام بھجوا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ دارالحکومت کو 500 کلومیٹر دور ٹوکیو لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد لاماؤں کے پیغامات پہنچتے پہنچتے بے اثر اور غیر ضروری ہو جاتے تھے۔ تودائجی ٹیمپل بہت وسیع تھا۔ حال میں مہاتما بدھ کا 49 فٹ بلند مجسمہ تھا۔ میں نے آج تک بدھ پر اثر اور دل موہ لینے والا مجسمہ نہیں دیکھا۔ بدھ کے مجسمے کے گرد ان کے 2 ساتھیوں کے بت بھی تھے۔ ساتھی بھی لمبے چوڑے تھے اور تاہم یہ مجسمے گولڈن تھے، جبکہ مہاتما بدھ کا مجسمہ سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ سیاہ اور دوسرے دونوں گولڈن کیوں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ٹیمپل کے تمام ستون دیو ہیکل تنو سے بنے تھے اور یہ 1 پیس تھے۔ وہاں ایک ستون کے نیچے سوراخ تھا اور 5-6 سال کے بچے رینگ کر سوراخ پار کر رہے تھے۔ یہ سوراخ پرانے زمانے میں بچوں کے ناجائز اور جائز ہونے کا فیصلہ کرتا تھا۔ بچے کو سوراخ سے گزارا جاتا تھا۔ جو بچہ آسانی سے سوراخ سے گزر جاتا تھا وہ جائز سمجھا جاتا تھا، جبکہ ناجائز بچے سوراخ میں پھنس جاتے تھے۔ یہ روایت آج تک قائم ہے اور ہم نے درجنوں بچوں کو سوراخ سے آر پار آتے جاتے دیکھا اور کھڑے ہو کر مسکراتے رہے۔ ٹیمپل کے احاطے میں سینکڑوں کی تعداد میں ہرن تھے۔ یہ پرامن اور بے خوف ہو کر پھر رہے تھے۔ زائرین انہیں بسکٹ کھلا رہے تھے۔ یہ بسکٹ عام مل جاتے ہیں اور ان ہرنوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پورے شہر میں ہرن ہیں اور یہ بے خوف گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ زائرین ان کے ساتھ تصویریں بھی بنواتے ہیں اور ان کے بدن پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں۔ ہرن سینکڑوں سال سے نارا کی ویلی میں ہیں۔ ان کی تعداد جب غیر معمولی ہو جاتی ہے تو ٹیمپل کی انتظامیہ پاکستانیوں کو شکار کی دعوت دیتی ہے اور پاکستانی بھائی جی بھر کر ان کا شکار کرتے ہیں۔ اس معاملے میں پاکستانیوں کی مدد کیوں لی جاتی ہے؟ پتہ چلا جاپانی ان ہرنوں کا شکار حرام سمجھتے ہیں۔ دوسری قومیں بھی احترام کی وجہ سے پرہیز کرتی ہیں، جبکہ پاکستانی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا ٹیمپل مشکل وقت میں پاکستانی بھائیوں کی مدد لیتا ہے اور پاکستانی اس معصوم جانور کے ٹکے بنا کر کھا جاتے ہیں۔ ہرن شاید ہماری قومیت سے واقف تھے، چنانچہ ہم جب بھی ان کے قریب جاتے تھے وہ گھبرا کر دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ وہ شاید ہمیں بھی شکاری سمجھ رہے تھے۔